डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। प्रिय छात्रों, कल हमने आपको पहला जो चैप्टर था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया था और हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा कि जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को, जैसे हमने क्या किया था, फाइबर की प्लेट को एक जो है छोटी सी कपड़े से यानी तौलिए से हमने रगड़ा था और रगड़ने के बाद आपने देखा कि दोनों प्लेटें जब आमने सामने हम लाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। ऐसे ही हमने क्या किया, एक पीवीसी पाइप लेकर के दोनों गुब्बारों के बीच में लाए तो दोनों गुब्बारे एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्यों? और साथ में कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पीवीसी भी क्या है आपका, प्लास्टिक का था और जो पाइप है आपका वो भी प्लास्टिक का था। दोनों सेम पदार्थ के बने होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण था। इसके बाद में हमने देखा कि पीवीसी पाइप के साथ हमने एक डिब्बा लिया था टीन का, उसको उसके पास जब लाए हमने रुमाल से रगड़ने के बाद तो आपने देखा कि वो आकर्षित करने लगा, अर्थात वो चलने लगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार के गुण प्राप्त हुए। एक तो क्या था, आकर्षित कर रहे थे, दूसरा क्या था, उसमें प्रतिकर्षित कर रहे थे। इसका अर्थ ये हो गया कि जो आवेश है वो एक से ज़्यादा गुणों वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने डिटेल में तो बता दिया बहुत सारा, लेकिन उसकी परिभाषा क्या होती है वो आप समझेंगे। देखिए क्या होता है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम तो भिन्न प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उनमें घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पदार्थों में विद्युत का गुण आ जाता है। इसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के दो विपरीत प्रकार के गुणों को प्रदर्शित कर रही थी, इसको सबसे पहले स्टडी किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, क्या बताया, कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। कौन से वैज्ञानिक थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश, दूसरा होता है आपका ऋणावेश, यानी प्लस का और माइनस का। अब बात ये आती है, ये प्लस और माइनस कैसे क्रिएट होते हैं? जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, हमने जब इसको रगड़ा आपस में, रगड़ने के बाद जब अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, जब रगड़ते हैं उस समय क्या होता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अर्थात मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले गए। अब इसमें चूंकि अधिकता थी, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है और जहाँ पर कमी थी जिस पर जाते हैं वहाँ पर ऋणावेश हो जाता है। ये धनी है और इसका एक इलेक्ट्रॉन का ऋणी हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एक पदार्थ से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाता है तो पहली वस्तु पर धनावेश, दूसरी वस्तु पर ऋणावेश, इस तरह से ये दो आवेश यहाँ पर क्रिएट हो गए। आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। अब होता क्या है, धनावेश ऋणावेश में जो आपने प्रतिकर्षण आकर्षण देखा वो कब होता है? अगर दो प्लस के आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं या माइनस के आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण बल लगता है, इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर एक प्लस का और माइनस का
तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनमें भी आकर्षण लगेगा इस तरह से। तो आप ये समझ गए कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ठीक बात। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं उनके साथ साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, वो भी हम आपको डिटेल से बता देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जाता है तो क्या होता है, तो वो अपने साथ आवेश भी ले जाता है और साथ में द्रव्यमान भी ले जाता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा वजन भी जाएगा, द्रव्यमान भी जाएगा। ऐसी इलेक्ट्रॉन का जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो वो अपने साथ आवेश और द्रव्यमान दोनों लेके जाता है। अर्थात लगातार जो है अगर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते रहते हैं तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में कमी आती है। आप समझ गए अच्छी तरह से। अब इसमें एक होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है, आवेश संरक्षण कैसे रहता है, आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत। अब एक वस्तु है, इन वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1e आवेश ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2e आवेश ले जाएंगे। अगर ऐसे करके चलते चले जाएं तो n अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ne आवेश ले जाएंगे। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो Q बराबर Ne के होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश में एक संबंध होता है, Q बराबर Ne। Q क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश को प्रदर्शित करता है। समझ गए। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए उतने यहां पर रिसीव किए गए, ऐसा तो है ही, नष्ट हो गए, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही आवेश जाएगा। अर्थात आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर होता है, ना ही आवेश उत्पन्न होता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और आवेश e में कुल संबंध होता है Q बराबर Ne। किसी किसी बुक में प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। अगर ये प्रोटॉनों की संख्या है n तो प्लस रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो माइनस। तो ऐसे मान रखने के बाद आपको उस वस्तु पर कुल आवेश आपको पता चल जाता है। अब आपने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में बताया। इसकी स्टडी जो है वो कूलाम ने की। कूलाम ने इनके बीच जो लगने वाला बल है उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया, इन्होंने नियम दिया जिसे इस बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों का नियम या कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कूलाम का नियम, ये समझ लें। कूलाम का नियम समझने से पहले एक चीज और भी समझ लें। एक होता है परावैद्युत पदार्थ या इसको हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, कांच हो गई, है ना, अभ्रक हो गई, ये सब क्या है, परावैद्युत पदार्थ हैं, अर्थात विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड जो नियम आएगा कूलाम का उसमें इसका उपयोग होगा, इसलिए हमने इस चीज को पहले बताया। और परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है, गुण है, वो आपका K से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आपेक्षिक
विद्युतशीलता भी कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कूलाम का नियम। इसको कह सकते हैं हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम ने क्या बताया कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर समझ लें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए क्या है, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, A और B बिंदुओं पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो F है। तो क्या बताया मैंने, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2। एक बात। दूसरा क्या है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी, R, इसका वर्ग हो गया R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जब करेंगे तो बटे में ले आएंगे। दूसरा नियम, दोनों नियमों को हम मिला दें तो क्या आएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, यहां से अनुक्रमानुपाती की जगह पर एक हम नियतांक A ले आते हैं। K हम इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें आगे जो K आएगा परावर्तनांक, इसलिए हम A ले लेते हैं। आप P भी ले सकते हैं, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, जहां A अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान क्या होगा, A बराबर 1/4πε0 या 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से निकाल सकते हो आप A का मान। A का मान जब निकालोगे तो R स्क्वायर F की गुणा हो जाएगी, तो F का हो गया न्यूटन, R का हो गया R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलाम कूलाम गुणा करें कूलाम स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये मान आ गया इसका। ठीक है, एक इसके लिए है वायु अथवा निर्वात की स्थिति में, जब Q1 और Q2 के बीच में वायु है उस समय इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का जो मान है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पर ε0 क्या है, इसे बोलते हैं ε0। क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। ठीक है, ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये मान यहां रख दीजिए तो क्या मिलेगा, एक सूत्र आपको मिल जाएगा कूलाम के नियम का। तो ये हो गया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर।
ये कूलाम के नियम का एक सूत्र आ गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। ठीक है, ये तो जब है जब इसके बीच वायु। अगर मान लीजिए इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, क्या लिखेंगे? देखिए, तब क्या सूत्र होगा इसके बीच? यदि आवेशों के बीच परावैद्युत आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, कौन सा? कांच, प्लास्टिक, अभ्रक आदि है, जिसका परावैद्युतांक K है, तो वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K और Q1 Q2 बटे में R²। इस तरह से किसी भी माध्यम के लिए के बीच अगर जो है दो आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, माध्यम परावैद्युत पदार्थ है, तो वहां पर हम K से गुणा इसकी कर देंगे। इस तरह से हमारे कूलाम के नियम का एक सूत्र आ गया। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि हिंदी मीडियम के छात्रों की जिनके पास बहुत अधिक पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, उनको भी आप शेयर करेंगे ताकि उनकी हेल्प हो सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।